विमर्श और विविध दृष्टिकोणों के इस मंच द डिबेट में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बनाने वाला इंसान खुद को मुख्य रूप से एक आर्टिस्ट मानता ही नहीं था। ये सच में एक बहुत ही अजीब बात लगती है सुनने में, है ना। 1482 की बात है जब 30 साल के लियोनार्डो दा विंची ने मिलान के शासक लुडविको स्फोर्जा को नौकरी के लिए अपना रिज्यूमे भेजा था, तो उन्होंने अपने 10 प्रमुख कौशल गिनाए थे। हाँ, और उन कौशलों में इंजीनियरिंग सबसे ऊपर थी। बिल्कुल। उन्होंने लिखा कि वे हल्के और मजबूत पुल बना सकते हैं, खाइयां खोद सकते हैं और अभूतपूर्व तोपें डिजाइन कर सकते हैं। पेंटिंग और मूर्तिकला का जिक्र तो उन्होंने सबसे आखिर में किया, सिर्फ एक फुटनोट की तरह, जैसे कि वो उनका कोई साइड हॉबी हो। बिल्कुल ऐसा ही। तो आज का हमारा मुख्य प्रश्न यही है, क्या लियोनार्डो दा विंची की विश्व परिवर्तक विरासत मुख्य रूप से उनकी मूर्त कलाकृतियों जैसे मोनालिसा और द लास्ट सपर पर आधारित है, या फिर उनकी अप्रकाशित वैज्ञानिक खोजों और बौद्धिक कार्यप्रणाली पर जो उनके 13,000 पन्नों के नोट्स में दबी रहीं? यह एक बहुत ही शानदार विषय है। धन्यवाद। देखिए, मेरा तर्क ये है कि दा विंची का असली और स्थायी प्रभाव उनकी पूर्ण और विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियों से ही उत्पन्न होता है। एक विचार जब तक समाज के सामने मूर्त रूप में नहीं आता, वो दुनिया को नहीं बदल सकता। उनकी कला ने सीधे तौर पर मानव संस्कृति को दिशा दी। मैं इस विषय को एक अलग नजरिए से देखता हूं। मैं ये तर्क दूंगा कि दा विंची की सच्ची महानता उनकी बहुविषयक वैज्ञानिक सोच, उनकी असीम जिज्ञासा और एनाटॉमी से लेकर इंजीनियरिंग तक के उनके अप्रकाशित शोध में निहित है। उन्होंने मानव विचार की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। तो आप मानते हैं कि कला उनकी मुख्य विरासत नहीं है? सच कहूं तो नहीं। उनकी कला केवल उस विशाल वैज्ञानिक मस्तिष्क का एक उप उत्पाद, एक बाई प्रोडक्ट मात्र थी। असली क्रांति तो उनके दिमाग में चल रही थी। खैर, मुझे लगता है कि हम अक्सर दा विंची की जीनियस को गलत जगह ढूंढते हैं। जब हम उनके कलात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो हमें उस दृश्यमान क्रांति को समझना होगा जो उन्होंने कैनवस पर की। फ्लोरेंस में उनके गुरु एंड्रिया डेल वेरोचियो के स्टूडियो का वो किस्सा याद कीजिए। द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट पेंटिंग वाला? हाँ, बिल्कुल वही। 1475 में वो पेंटिंग बन रही थी। वेरोचियो उस समय के मास्टर थे। उन्होंने दा विंची को, जो उस समय केवल 20 वर्ष के थे, किनारे पर एक देवदूत पेंट करने को कहा। दा विंची ने ऑयल पेंट्स का उपयोग करके उस देवदूत के चेहरे पर रंगों को इतनी बारीकी से मिलाया कि उसमें एक जीवित इंसान की चमक आ गई, जबकि वेरोचियो का एग टेम्पेरा से बना हिस्सा एकदम निर्जीव लग रहा था। कहा जाता है कि वेरोचियो ने उस दिन के बाद फिर कभी ब्रश नहीं उठाया। किसी जादुई कलात्मक प्रेरणा से नहीं, बल्कि प्रकाश और त्वचा के उनके वैज्ञानिक अध्ययन से आई थी। वो अध्ययन चाहे जो भी हो, देखिए, उसका प्रभाव तो दृश्यमान था ना। 1495 में जब उन्होंने द लास्ट सपर को चित्रित किया तो उन्होंने केवल एक धार्मिक दृश्य नहीं बनाया, उन्होंने मानवीय मनोविज्ञान का एक विस्फोट कैनवस पर उतारा। हाँ, मनोवैज्ञानिक पहलू वहां बहुत गहरा है। बिल्कुल। उन्होंने ठीक उस पल को कैद किया जब ईसा मसीह घोषणा करते हैं कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा। आप उस पेंटिंग में हर एक प्रेरित की शारीरिक प्रतिक्रिया, उनके झटके, उनके क्रोध को देख सकते हैं। उस पेंटिंग ने पूरी यूरोपीय कला का पैमाना ही बदल दिया। मैं मानता हूं कि उसका प्रभाव बहुत बड़ा था। तो फिर हम उनके नोट्स को इतना महत्व क्यों दें? भले ही उनके वैज्ञानिक विचार महान थे, लेकिन सच्चाई यह है कि वे उनके निजी पन्नों तक ही सीमित रहे। दुनिया को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए विचार का लोगों तक पहुंचना जरूरी है। उनकी कला समाज तक पहुंची, उनके नोट्स नहीं। देखिए, आप कह रही हैं कि उनके नोट्स निजी पन्नों तक सीमित रहें, लेकिन आपको ये समझना होगा कि उन 13,000 पन्नों में जो दर्ज था वो मानव बौद्धिक क्षमता का एक पूरा नया ढांचा था। वे अपने नोट्स मिरर स्क्रिप्ट में लिखते थे, उल्टी लिपि में, दाईं से बाएं। हाँ, ताकि कोई उन्हें आसानी से पढ़ न सके। सही कहा। लेकिन उन पन्नों में था क्या? उन्होंने 30 से अधिक मानव शवों का विच्छेदन किया। उन्होंने हृदय के वाल्व के काम करने के तरीके को समझा। उन्होंने रक्त प्रवाह के भंवर को समझने के लिए कांच के मॉडल बनाए और उनमें पानी और घास के बीज डालकर देखा कि तरल पदार्थ कैसे घूमता है।
ये केवल कला की तैयारी नहीं थी, ये ब्रह्मांड के नियमों को डिकोड करना था। भी अभूतपूर्व था। लेकिन मेरी चुनौती इसी बिंदु पर है। चलिए मस्तिष्क के उनके प्रयोग का ही उदाहरण लेते हैं। अच्छा, वो गर्म मोम वाला प्रयोग। जी हाँ, दा विंची जानना चाहते थे कि मस्तिष्क के अंदर जो खाली जगहें हैं, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, उनका आकार कैसा है, क्योंकि उस समय माना जाता था कि इंसान की आत्मा वहीं बसती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मृत बैल के मस्तिष्क का उपयोग किया था। बिल्कुल, उन्होंने एक मृत बैल के मस्तिष्क में गर्म पिघला हुआ मोम इंजेक्ट किया। मोम अंदर जाकर जम गया। फिर उन्होंने बाहर के ऊतकों को काटकर हटा दिया और उनके हाथ में मस्तिष्क के आंतरिक कक्षों का एक सटीक 3D मॉडल था। ये रिवर्स इंजीनियरिंग का एक असाधारण कारनामा था। बिल्कुल, ये आधुनिक न्यूरो एनाटॉमी की शुरुआत थी। लेकिन यहीं तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है। ये न्यूरो एनाटॉमी की शुरुआत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इसे कभी किसी को बताया ही नहीं। ये खोज उनके तहखाने में बंद रही। पर उन्होंने इसे अपने नोट्स में तो दर्ज किया था। लेकिन वो नोट्स छुपे हुए थे। चिकित्सा जगत को इस गर्म मोम वाली तकनीक को फिर से खोजने में 200 साल और लग गए। अगर मैं कैंसर का इलाज खोज लूं, लेकिन उसे अपनी डायरी में लिखकर डायरी को एक तिजोरी में बंद कर दूं, तो क्या मैं ये दावा कर सकती हूं कि मैंने चिकित्सा का इतिहास बदल दिया? एक अप्रकाशित विज्ञान इतिहास को कैसे बदल सकता है? आप ये मानकर चल रही हैं कि उनका विज्ञान केवल उन किताबों में बंद था, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि उनका वो अप्रकाशित विज्ञान सीधे तौर पर उस कला में इंजेक्टेड था जिसे आप इतना सराह रही हैं। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि विज्ञान कला में इंजेक्टेड था? मैं बताता हूं। आप मोनालिसा को केवल एक उत्कृष्ट कलाकृति के रूप में देखती हैं, लेकिन मैं इसे 15वीं सदी के सबसे उन्नत प्रकाशिकी, मेरा मतलब है ऑप्टिक्स और अप्लाइड फिजिक्स के प्रयोग के रूप में देखता हूं। अप्लाइड फिजिक्स मोनालिसा में? 100%। दा विंची ने इस पेंटिंग में स्फुमातो तकनीक का उपयोग किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है धुएं की तरह गायब होना। लेकिन ये केवल रंगों को ब्रश से मिलाने का काम नहीं था। तो और क्या था? उन्होंने मानव त्वचा की पारदर्शिता को समझा था। उन्होंने ऑयल पेंट्स में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पिगमेंट मिलाया और उसकी एक बेहद पतली परत कैनवस पर लगाई। फिर उसे सूखने दिया, फिर दूसरी परत लगाई। मोनालिसा के चेहरे पर ऐसी 35 से अधिक सूक्ष्म परतें हैं। 35 परतें? अरे वाह! हाँ, और ये परतें इतनी पतली हैं कि रोशनी त्वचा की ऊपरी परतों से होकर गुजरती है, नीचे के बेस कलर से टकराती है और फिर वापस दर्शक की आंखों तक आती है। ये एक 3D इल्यूजन पैदा करता है। ये कोई कलात्मक तुक्का नहीं था, ये इस बात का गहरा वैज्ञानिक प्रयोग था कि हमारी आंखें रोशनी और छाया को कैसे प्रोसेस करती हैं। खैर, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मोनालिसा के पीछे का विज्ञान अद्भुत है। वो तकनीक ही उस रहस्यमयी मुस्कान का कारण है जो हमें हर एंगल से अलग नजर आती है। और केवल मोनालिसा ही नहीं, उनके बौद्धिक मॉडल में एक ऐसी सच्चाई थी जो समय के मोहताज नहीं थी। 1485 में उन्होंने अपनी नोटबुक में पिरामिड के आकार का एक पैराशूट डिजाइन किया था। हाँ, वो मशहूर लकड़ी और कपड़े का पैराशूट। बिल्कुल। उन्होंने उसके साथ लिखा था कि यदि किसी व्यक्ति के पास लिनन के कपड़े का टेंट हो तो वो बिना किसी चोट के कितनी भी बड़ी ऊंचाई से कूद सकता है। सदियों तक लोगों ने माना कि ये भारी भरकम डिजाइन कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत अजीब दिखता था। सही कहा। लेकिन साल 2000 में एड्रियन निकोलस नाम के एक ब्रिटिश व्यक्ति ने केवल 15वीं सदी में उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके ठीक उसी पैराशूट का निर्माण किया और 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। अच्छा, और वो सफल रहा। परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। एड्रियन ने उतरने के बाद कहा कि आधुनिक पैराशूट की तुलना में दा विंची का डिजाइन कहीं अधिक स्थिर था। तो ये साबित करता है कि दा विंची का बौद्धिक मॉडल अपनी सदी से 500 साल आगे था। देखिए, एड्रियन निकोलस का वो पैराशूट जंप वास्तव में मेरे उस मुख्य तर्क का सबसे सटीक उदाहरण है, जिसे मैं दा विंची के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खामी मानती हूँ। खामी? आप उनके इस डिजाइन को खामी कैसे कह सकती हैं? मैं डिजाइन को खामी नहीं कह रही हूँ। मैं उनके निरंतर भटकाव, उनके डिस्ट्रैक्शंस और उनकी अपूर्णता को खामी कह रही हूँ। उन्होंने कमाल का डिजाइन बनाया और फिर उसे एक पन्ने पर अधूरा छोड़ दिया। वे कभी उस पर काम करने वापस नहीं आए। एक प्रतिभाशाली आविष्कारक जो कभी प्रोटोटाइप का निर्माण पूरा नहीं करता, वो उद्योग को कैसे बदल सकता है? लेकिन उनका विजन तो था ना। विजन था, लेकिन ये असीम जिज्ञासा एक अभिशाप बन गई थी।
क्योंकि इसके कारण उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम अधूरे छोड़ दिए। 1481 में उन्हें एडोरेशन ऑफ द मेजाय पेंट करने का काम मिला था। हाँ, उन्होंने उसे पूरा नहीं किया था। बिल्कुल, उन्होंने एक शानदार शुरुआत की, परिप्रेक्ष्य के अद्भुत रेखाचित्र बनाए और फिर बस उसे अधूरा छोड़कर चले गए। सबसे बड़ा उदाहरण तो लुडोविको स्फोर्जा को वो घोड़ा है। वो विशाल कांस्य की मूर्ति। जी हाँ, दाविंची को 24 फीट ऊंची कांस्य की एक विशाल घोड़े की मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया था। उन्होंने 12 साल तक घोड़ों की शरीर रचना का अध्ययन किया। 66 टन कांस्य इकट्ठा किया गया, लेकिन वे परफेक्शन की खोज में इतने भटक गए कि 1494 में फ्रांसीसी आक्रमण का खतरा आ गया। और वो धातु तोपे बनाने में चली गई। सही कहा, वो सारा 66 टन कांस्य घोड़े की मूर्ति के बजाय तोपे बनाने में इस्तेमाल हो गया। वे हर उस चीज को बीच में छोड़ देते थे जो उनकी तत्कालीन रुचि से बाहर हो जाती थी। इस निरंतर भटकाव के कारण उन्होंने समाज को उतना नहीं दिया जितना वे दे सकते थे। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप जिस चीज को भटकाव कह रही हैं, वो वास्तव में प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने की उनकी निरंतर खोज थी। वे किसी प्रोजेक्ट को इसलिए नहीं छोड़ते थे क्योंकि वो आलसी थे। तो फिर क्यों छोड़ते थे? वे उसे इसलिए छोड़ते थे क्योंकि उन्हें वो उत्तर मिल चुका होता था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। देखिए, एक बार जब उन्होंने अपने दिमाग में उस समस्या को सुलझा लिया, जैसे घोड़े की मांसपेशियों और धातु की ढलाई की गणित को समझ लिया, तो भौतिक निर्माण उनके लिए उबाऊ हो जाता था। लेकिन फिर वही बात, भौतिक परिणाम के बिना विचार का क्या उपयोग है समाज के लिए? उपयोग था, बस वो पारंपरिक सांचे में फिट नहीं बैठता था। जब वे एक प्रोजेक्ट पर काम करते थे तो वे उससे जो सीखते थे उसे वे पूरे समाज के बुनियादी ढांचे में लागू करने की सोचते थे। 1489 में मिलान में प्लेग फैला था। हाँ, वो बहुत भयानक समय था। बिल्कुल। दा विंची ने देखा कि संकरी और गंदी गलियां बीमारी का कारण बन रही हैं, तो उन्होंने केवल एक पेंटिंग या एक मूर्ति पर काम करने के बजाय पूरे शहर का नक्शा फिर से तैयार किया। उन्होंने ढलान वाली सड़कों, भूमिगत नहरों और 2 स्तरीय सीवर सिस्टम की कल्पना की, जिसे कभी बनाया नहीं गया, ये सच है, लेकिन वो अर्बन प्लानिंग का एक ऐसा विजन था जो उस युग में किसी के पास नहीं था। और यदि आप भौतिक काम की बात करती हैं तो 1502 में मैकियावेली के साथ उनका अर्नो नदी को मोड़ने का प्रोजेक्ट देखिए। हाँ, पीसा के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए फ्लोरेंस की वो महत्वाकांक्षी योजना। बिल्कुल, पीसा समुद्र के किनारे था और फ्लोरेंस उस तक पहुंचने के लिए अर्नो नदी पर निर्भर था। मैकियावेली ने दा विंची के साथ मिलकर नदी का रास्ता ही बदलने की योजना बनाई ताकि पीसा को पानी के बिना भूखा मारा जा सके। वो एक बहुत ही क्रूर रणनीति थी। रणनीति क्रूर थी, लेकिन दा विंची ने इस पर जो काम किया वो केवल एक खाई खोदना नहीं था। उन्होंने फ्लूइड डायनामिक्स मतलब जल गतिशीलता का आविष्कार किया। उन्होंने गणना की कि पानी कैसे मिट्टी को काटता है और नदी को मोड़ने के लिए किस कोण पर नहर खोदनी होगी। उन्होंने 54,000 मानव दिवस के श्रम की सटीक गणितीय गणना की थी। अरे वाह, 54,000! हाँ, ये भूविज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रकृति की शक्तियों को समझने का एक अभूतपूर्व प्रयास था। खैर, अर्नो नदी का यह उदाहरण एक बहुत ही आकर्षक मोड़ पर हमें लाता है। जब हम उनके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो दा विंची के चरित्र का एक बहुत ही बेचैन करने वाला अंतर्विरोध सामने आता है। आप उन्हें सत्य और प्रकृति की खोज करने वाले एक दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो वही थे। उनका पूरा जीवन माइक्रोकॉज़म और मैक्रोकॉज़म के बीच संतुलन खोजने में बीता। तो फिर आप उस क्रूर वास्तविकता को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि उन्होंने अपने युग के सबसे हिंसक शासकों के लिए मृत्यु की मशीनें बनाई? परिस्थितियां ऐसी थीं। परिस्थितियां? उन्होंने सीजरे बोर्जिया के लिए मुख्य सैन्य इंजीनियर के रूप में काम किया, जो अपने दुश्मनों की हत्या के लिए कुख्यात था। दा विंची ने अपनी नोटबुक्स में युद्ध के खौफनाक हथियार डिजाइन किए, लेकिन वो तो केवल कागज पर थे। फिर भी सोचिए तो सही, कछुए के खोल से प्रेरित एक विशाल बख्तरबंद टैंक जिसमें चारों तरफ 8 तोपें लगी थीं, घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ जिनमें घूमने वाले ब्लेड लगे थे सैनिकों के पैर काटने के लिए, एक ओर संहार करने वाले हथियार और दूसरी ओर वो संवेदनशील व्यक्ति। हम इन विनाशकारी मशीनों के निर्माता को एक दयालु दार्शनिक के रूप में कैसे देख सकते हैं? मैं समझता हूं कि आधुनिक दृष्टिकोण से ये एक भयानक अंतर्विरोध लगता है,
लेकिन यही अंतर्विरोध तो उन्हें पूरी तरह से मानवीय बनाता है। हाँ, उन्होंने जीवित रहने और अपने विज्ञान को वित्त पोषित करने के लिए युद्ध मशीनें डिजाइन की। तो ये सिर्फ पैसों के लिए था? देखिए, 15वीं सदी का इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा था जो लगातार युद्ध कर रहे थे। एक इंजीनियर को इसी काम के पैसे मिलते थे। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उन्होंने इन हथियारों में जानबूझकर कुछ तकनीकी खामियां छोड़ दी थीं। आप उस टैंक के गियर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें उल्टी दिशा में डिजाइन किया गया था। कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि वो सिर्फ एक गलती थी। दा विंची जैसे व्यक्ति के लिए, जो पानी के भंवर की गति को मिलीमीटर में नाप सकता था, गियर को उल्टा लगाना कोई गलती नहीं हो सकती। वो एक शांतिवादी का गुप्त विद्रोह था। जरा उनके व्यक्तिगत जीवन की करुणा को देखिए। क्या वो शाकाहारी थे? हाँ, वही इंसान जो युद्ध मशीनें डिजाइन कर रहा था, वो इतना कट्टर शाकाहारी था कि जानवरों का दर्द महसूस करता था। उस दौर में वो फ्लोरेंस के बाजार से पिंजरे वाले पक्षी खरीदता था, केवल इसलिए ताकि वो उन्हें आजाद कर सके। ये करुणा उनके भीतर जीवन मृत्यु के गहरे चिंतन से उपजी थी। ये वाकई एक अलग पहलू है। उनकी डायरी का एक अंश है जो मुझे हमेशा भावुक करता है। वे लिखते हैं, जब मैं सोच रहा था कि मैं जीना सीख रहा हूं, मैं मरना सीख रहा था। जीवन की क्षणभंगुरता का यह एहसास ही उनके सबसे प्रसिद्ध रेखाचित्र विट्रूवियन मैन के पीछे की प्रेरणा है। वो चित्र जिसमें एक पुरुष एक वृत्त और एक वर्ग के भीतर खड़ा है, जो आज हम मेडिकल क्लिनिक्स के लोगों पर देखते हैं। बिल्कुल वही। लेकिन वो केवल अनुपात का चित्र नहीं है, वो ब्रह्मांड और इंसान के बीच के संबंध का सबसे गहरा दर्शन है। दा विंची मानते थे कि इंसान पृथ्वी का एक छोटा रूप है। जैसे इंसान के शरीर में नसें होती हैं, वैसे ही पृथ्वी में नदियां हैं। उस एक चित्र में दा विंची गणित और आध्यात्मिकता को जोड़ रहे थे। ये बहुत ही काव्यात्मक है ना? वे कह रहे थे कि इंसान भौतिक दुनिया और ब्रह्मांडीय दुनिया दोनों का केंद्र है। ये दार्शनिक गहराई किसी भी युद्ध मशीन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि विट्रूवियन मैन एक गहरा वैचारिक प्रतीक है और ये सिद्धांत उनके विज्ञान को एक काव्यात्मक आयाम देता है। लेकिन जब हम दुनिया को बदलने की बात करते हैं तो अंततः हमें इस बात पर लौटना होगा कि आज आम जनमानस दा विंची से कैसे जुड़ता है। और वो जुड़ाव क्या है आपके अनुसार? वो जुड़ाव उनकी नोट्स के दार्शनिक सिद्धांतों से नहीं, बल्कि उनकी कला के दृश्यमान सम्मोहक शक्ति से होता है। आप फिर से उसी दृश्यमान प्रभाव और लोकप्रियता की ओर लौट रही हैं। क्योंकि वो अकाट्य है। चलिए मोनालिसा का ही उदाहरण फिर से लेते हैं। आप कह सकते हैं कि यह एक ऑप्टिक्स का वैज्ञानिक प्रयोग था, लेकिन दुनिया इसे ऐसे नहीं देखती। यह आज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग क्यों है? क्योंकि इसकी कला बेजोड़ है। कला बेजोड़ है, लेकिन ये 1911 तक दुनिया भर में उतनी प्रसिद्ध नहीं थी जितनी आज है। अगस्त 1911 में विंसेंजो पेरोगिया नाम के एक इटालवी व्यक्ति ने इसे पेरिस के लूवर म्यूजियम से चुरा लिया था। हाँ, क्योंकि वो मानता था कि नेपोलियन इसे इटली से लूट कर लाया था, जबकि सच्चाई ये थी कि दा विंची खुद इसे फ्रांस ले गए थे। बिल्कुल। 2 साल तक ये पेंटिंग गायब रही, लेकिन उन 2 सालों में क्या हुआ? लूवर म्यूजियम में उस खाली दीवार को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उस पेंटिंग के अनुपस्थिति ने जो सनसनी पैदा की वो अभूतपूर्व थी। लोग उस खाली जगह के सामने फूल रखने लगे। ये सच में एक सांस्कृतिक घटना थी। और जब 1914 में वो पेंटिंग वापस लौटी तो लोग उसे एक पेंटिंग के रूप में देखने नहीं आ रहे थे, वे एक खोए हुए इंसान से मिलने आ रहे थे। आज भी लूवर में आने वाले 80% से अधिक आगंतुक केवल मोनालिसा को देखने आते हैं। दा विंची की मूर्ति रूप प्राप्त कलाकृतियां आज भी करोड़ों लोगों की भावनाओं को सीधे तौर पर नियंत्रित करती हैं। यही उनका वास्तविक प्रभाव है। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं नकारूंगा कि मोनालिसा का सांस्कृतिक प्रभाव विशाल है, लेकिन मैं इस चर्चा का समापन इस विचार के साथ करना चाहूंगा कि दा विंची की सच्ची विरासत उस कैनवस में नहीं, बल्कि उस मानसिकता में है जिसने उस पेंटिंग को संभव बनाया। वो मानसिकता, हाँ, आप उनके नोट्स को अधूरा विज्ञान कहती हैं, मैं उन्हें पूर्ण जिज्ञासा कहता हूं। अपनी नोटबुक्स में वे खुद से जो सवाल पूछते थे वे हैरान करने वाले हैं। एक दिन उन्होंने लिखा, कठफोड़वा की जीभ कैसी होती है? कठफोड़वा मतलब वुडपेकर। ये सवाल तो किसी बच्चे की जिज्ञासा जैसा लगता है। सतह पर यह एक अजीब सवाल लगता है, लेकिन दा विंची ऐसा क्यों जानना चाहते थे? क्योंकि कठफोड़वा 1 सेकंड में 20 बार पेड़ पर चोंच मारता है। उसके मस्तिष्क पर बहुत भारी झटका लगता है, फिर भी उसका सिर नहीं फटता।
दाविंची ये समझना चाहते थे कि प्रकृति ने इस पक्षी के सिर को कैसे डिजाइन किया है। अच्छा, तो वो प्रकृति की इंजीनियरिंग समझना चाहते थे। बिल्कुल। और आज हम जानते हैं कि कठफोड़वा की जीभ उसके मस्तिष्क के चारों ओर लिपटकर एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। दा विंची हर चीज में, चाहे वो पानी का भंवर हो, इंसान के बालों का घुंघरालापन हो या पक्षी की उड़ान हो, प्रकृति को डिकोड कर रहे थे। जो कि वाकई एक आधुनिक वैज्ञानिक का दृष्टिकोण है। यही तो, उनके जीवन का मतलब केवल ये नहीं है कि उन्होंने क्या पूरा किया और क्या अधूरा छोड़ दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि दुनिया को बदलने का अर्थ केवल वही नहीं है जो हम इतिहास के पन्नों में प्रकाशित करते हैं। दुनिया को बदलने का अर्थ ये भी है कि हम अपनी बौद्धिक और कल्पनाशील सीमाओं को कितना विस्तार देते हैं। उनकी जिज्ञासा वो अदृश्य नींव है जिस पर आधुनिक विचार का जन्म हुआ। ये एक बेहद संतुलित और गहरा दृष्टिकोण है। हम दोनों शायद इस बात पर पूरी तरह सहमत कभी न हो कि उनका असली विश्व परिवर्तक प्रभाव उनकी कला थी, जिसने करोड़ों की भावनाओं को छुआ, या उनका विज्ञान, जिसने हर चीज पर सवाल उठाने की नींव रखी। शायद यही इस बहस की खूबसूरती है। बिल्कुल। लेकिन हम इस बात पर जरूर सहमत हैं कि लियोनार्डो दा विंची एक सार्वभौमिक प्रतिभा, मतलब एक यूनिवर्सल जीनियस थे। उनकी कला और उनका विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वे प्रकृति की सुंदरता को समझने के दो अलग-अलग उपकरण थे। पूरी तरह सहमत हूं। और जो भी श्रोता इस असाधारण मस्तिष्क के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए वॉल्टर आइजैक्सन की पुस्तक लियोनार्डो दा विंची एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। यह उनके जीवन के इन सभी अंतर्विरोधों का एक शानदार दस्तावेज है। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, लियोनार्डो उस रेज्यूमे में खुद को एक इंजीनियर मान रहे थे, जबकि दुनिया उन्हें एक पेंटर मानती है। शायद उनकी सबसे बड़ी रचना कोई पेंटिंग या मशीन नहीं थी, बल्कि खुद उनका जीवन था। आज की इस बौद्धिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सवाल पूछते रहिए, हर चीज को जानने की चाह रखिए और अपनी जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए। वेलकम टू द डिबेट। जब हम रेनेसा या पुनर्जागरण काल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक बहुत ही शांत और खूबसूरत तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल, एक साफ सुथरा म्यूजियम या कोई आर्ट गैलरी। राइट। हमें लगता है कि महानता किसी साफ सुथरे संग्रहालय के कांच के पीछे या किसी एकांत स्टूडियो में जन्म लेती है। हम संगमरमर की मूर्तियों की कल्पना करते हैं। लेकिन असल में ऐसा था नहीं। अगर आप 15वीं सदी के इटली की असली दुनिया में कदम रखें तो वो कांच मतलब बुरी तरह टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाता है। वो एक ऐसा दौर था जहां प्रतिभा के ठीक बगल में खून खराबा, क्रूर राजनीति और लगातार युद्ध चल रहे थे। इटली के शहर जैसे फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस भी। हाँ वेनिस, ये सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे और जीवन बेहद सस्ता था। और ठीक इसी क्रूर पृष्ठभूमि पर लियोनार्डो दा विंची का उदय होता है। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य प्रश्न यही है, स्रोत सामग्री को देखते हुए क्या दा विंची की असाधारण महानता और उनके आविष्कारों का मुख्य कारण उनके अवैध जन्म या इलिजिटिमेट बर्थ से उपजा सामाजिक संघर्ष था? क्या ये इटली के इन क्रूर सत्ता गलियारों में बचे रहने की उनकी जबरदस्त मजबूरी थी? मैं स्पष्ट रूप से इस पक्ष में हूं कि उनका सारा काम, उनकी कला एक आउटसाइडर के रूप में खुद को साबित करने के इसी बाहरी संघर्ष से प्रेरित थी। और मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा तर्क ये है कि उनके जीवन को सिर्फ सामाजिक संघर्षों की प्रतिक्रिया मानना उनकी असली प्रतिभा को बहुत कम आंकना है। मेरा मानना है कि उनका असली प्रेरक तत्व उनकी विशुद्ध बौद्धिक जिज्ञासा थी। वे प्रकृति के काम करने के तरीके को समझने के जुनूनी थे। तो चलिए सबसे पहले दा विंची के शुरुआती जीवन की बात करते हैं। वे फ्लोरेंस के एक अमीर नोटरी और एक गरीब किसान महिला की अवैध संतान थे। अब आज के जमाने में शायद ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन उस युग में ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक था। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब था कि तरक्की के सारे संस्थागत रास्ते आपके लिए पूरी तरह से बंद हैं। उन्हें पैतृक संपत्ति से वंचित रखा गया, वे अपने पिता का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और सबसे बड़ी बात, फ्लोरेंस के जो प्रतिष्ठित गिल्ड्स थे, जो उस समय सफलता की चाबी होते थे, हाँ, उनमें दा विंची का प्रवेश वर्जित था। उन्हें लैटिन या ग्रीक नहीं पढ़ाई गई। और सोचिए, जब वे 24 साल के थे तभी उन पर गुमनाम रूप से सोडोमी के झूठे आरोप लगे।
जिसकी सजा मौत थी फ्लोरेंस में। राइट, उन्हें जिंदा जलाया जा सकता था। वे महीनों तक जेल में इस भयानक डर के साए में रहे। तो इस तिरस्कार ने उन्हें कोड विकसित करने पर मजबूर किया कि जो किताबें नहीं सिखा सकती वो वे अनुभव से सीखेंगे। एक्सपीरियंस इज माय मिस्ट्रेस। बिल्कुल। और अपनी इसी कमजोर स्थिति को सुधारने के लिए ही उन्होंने बाद में मिलान के ड्यूक और सेजारे बोर्जिया जैसे तानाशाहों के लिए हथियार बनाए। ये एक आउटसाइडर की सर्वाइवल रणनीति थी, विशुद्ध रूप से खुद को बचाने के लिए। मुझे माफ करें, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, यदि लियोनार्डो का मुख्य लक्ष्य केवल समाज में स्वीकृति पाना या शक्तिशाली लोगों को खुश करना होता तो उनके काम बहुत अलग दिखते। जरा उनके 15,000 पन्नों के नोट्स को देखिए। पर वो नोट्स तो उनकी बहुमुखी प्रतिभा का हिस्सा है ना। हाँ, पर उनमें है क्या? पानी के भंवरों का अध्ययन, पक्षियों के उड़ान की यांत्रिकी। अब आप ही बताइए, क्या उस समय फ्लोरेंस के शासकों को बादलों की गति या प्रकाश और छाया के सूक्ष्म अध्ययन से कोई लेना देना था? शायद सीधे तौर पर नहीं, पर बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये चीजें कभी किसी को दिखाई ही नहीं। वे विशुद्ध ज्ञान के भूखे थे। आप एडोरेशन ऑफ द मजाई का ही उदाहरण लीजिए। एक इतनी महत्वपूर्ण पेंटिंग जो उन्हें स्थापित कर सकती थी, उन्होंने बीच में ही छोड़ दी। क्योंकि वो बोर हो गए थे। क्योंकि जैसे ही उनका दिमाग किसी समस्या को सैद्धांतिक रूप से सुलझा लेता था, जैसे परिप्रेक्ष्य कैसे काम करता है, वे दिलचस्पी खो देते थे। एक इंसान जो सत्ता चाहता है, वो अपना सबसे महत्वपूर्ण कमीशन अधूरा नहीं छोड़ेगा। उनके लिए कला सत्ता पाने की सीढ़ी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड रूपी अंतिम मशीन को समझने का औजार थी। मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दे। जब लियोनार्डो मिलान गए तो उन्होंने मिलान के शक्तिशाली ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा को एक पत्र लिखा, और वो पत्र कूटनीति और मार्केटिंग का एक मास्टर क्लास है। आप उस पत्र की बात कर रही हैं जिसमें उन्होंने खुद को इंजीनियर बताया था? बिल्कुल। उन्होंने खुद को एक चित्रकार के रूप में सिर्फ अंत में एक फुटनोट की तरह पेश किया। सबसे पहले उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा? पोर्टिमर पुल, मोर्टार और एक बख्तरबंद रथ, जिसे आज हम पहला टैंक कह सकते हैं। हाँ, डिजाइन्स तो थे उनके पास। तो लियोनार्डो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इटली एक युद्ध क्षेत्र है। फ्रांस और ऑटोमन साम्राज्य का खतरा था। मेडिसी और स्फोर्जा जैसे क्रूर परिवारों को खूबसूरत चित्रों से ज्यादा युद्ध जीतने वाली मशीनों की आवश्यकता थी। ये एक चालाक व्यक्ति का काम है जो सत्ता के गलियारों में अपनी जगह पक्की कर रहा है। हाँ, मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। आपने उन हथियारों के डिजाइनों का जिक्र किया, लेकिन क्या आपने उन डिजाइनों की वास्तविकता पर गहराई से गौर किया है? मतलब? वे डिजाइन तो बहुत एडवांस थे। एडवांस थे, पर उन्होंने एक विशाल क्रॉसबो का डिजाइन बनाया था। और विशाल मतलब एक ट्रैक्टर ट्रेलर के आकार का क्रॉसबो। उन्होंने ऐसे रथ डिजाइन किए जिनमें हेलीकॉप्टर के ब्लेड की तरह घूमने वाली विशाल दरांती लगी थी। तो क्या हुआ? वो दुश्मनों को डराने के लिए काफी था। पर क्या 15वीं सदी की तकनीक के हिसाब से वे व्यावहारिक थे? बिल्कुल नहीं। उस विशाल क्रॉसबो को मैदान में लोड करने में ही हफ्तों लग जाते। तो आपका कहना है कि वे जानबूझकर ऐसे डिजाइन बना रहे थे जो काम ही न करें? मेरा कहना यह है कि वे युद्ध की तात्कालिक समस्याओं को नहीं सुलझा रहे थे, जैसा एक सामान्य सैन्य इंजीनियर करता। वे असल में पैमाने और भौतिकी की अंतिम सीमाओं को चुनौती दे रहे थे। क्या एक छोटे धनुष के विज्ञान को 100 गुना बड़ा करने पर भी वही भौतिकी काम करेगी? ये एक जुनूनी वैज्ञानिक का काम है जो सत्ताधीशों के पैसे का इस्तेमाल करके अपने निजी प्रयोग कर रहा हो। ये एक दिलचस्प बिंदु है, लेकिन मैं इसे अलग ढंग से पेश करूंगी। आप उनकी अव्यावहारिकता और विशाल पैमाने को उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा मान रहे हैं, जबकि मैं इसे उनके ऊपर मौजूद अत्यधिक दबाव और कुछ हटकर करने की अति महत्वाकांक्षा के रूप में देखती हूँ। दबाव? कैसा दबाव? युवा और थोड़े घमंडी लेकिन बेहद प्रतिभाशाली कलाकार उभर रहे थे। लियोनार्डो पर कुछ ऐसा करने का दबाव था जो पहले किसी ने ना किया हो। द लास्ट सपर का उदाहरण लेते हैं, जो उनकी सबसे महान कलाकृतियों में से एक है। हाँ, लेकिन उन्होंने उसमें क्या किया? गीले प्लास्टर पर पारंपरिक फ्रेस्को करने के बजाय उन्होंने सूखी दीवार पर तेल आधारित पेंट्स का इस्तेमाल किया। हाँ, और वो प्रयोग विनाशकारी साबित हुआ। बिल्कुल, क्योंकि तेल और सूखा प्लास्टर एक साथ नहीं टिकते। उनके जीवन काल में ही वो पेंटिंग झड़ने लगी थी। ये एक शानदार विचार था, लेकिन व्यावहारिक विफलता।
ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो इनोवेशन के दबाव में इतना अंधा हो गया कि उसने बेसिक्स को नजरअंदाज कर दिया। और स्फोर्जा हॉर्स के लिए 60 टन कांसे का उपयोग करना भी इसी अति महत्वाकांक्षा का हिस्सा था। खुद को सबसे महान साबित करने की जिद। मुझे माफ कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं आपको बताता हूं क्यों। स्फोर्जा हॉर्स का प्रोजेक्ट सत्ता की चाहत नहीं बल्कि पूर्णता की खोज का प्रतीक था। आप इसे महत्वाकांक्षा कह रही हैं, लेकिन जरा उस प्रक्रिया को देखिए। पर 60 टन कांसे एक ही टुकड़े में ढालना पागलपन नहीं तो और क्या है? यही तो बात है। वे घोड़ों की एनाटॉमी के अध्ययन में इतने खो गए थे और उन्होंने कास्टिंग के लिए जो ओवन डिजाइन किए वो इंजीनियरिंग का चमत्कार थे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, मिलान का भूगोल। वहां का जल स्तर जमीन के बहुत करीब है। तो जब पिघला हुआ कांसे जमीन की नमी के संपर्क में आता, बिल्कुल, वो पानी पलक झपकते ही भाप में बदल जाता और एक विशाल बम की तरह विस्फोट कर देता। लियोनार्डो ने इस भौगोलिक सच्चाई की परवाह ही नहीं की। क्यों? क्योंकि वे यथार्थ से परे एक परफेक्शन चाहते थे। ये प्रकृति को हराने की एक जिद थी, सत्ता की लालसा नहीं। मैं उस तर्क से आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि अगर वे वास्तव में केवल एक स्वप्नदर्शी वैज्ञानिक थे जिनका राजनीति या सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं था, तो उन्होंने सेजारे बोर्जिया के साथ काम करना क्यों चुना? बोर्जिया का वो दौर वाकई बहुत जटिल है। जटिल और खूनी? बोर्जिया कोई कला प्रेमी या वैज्ञानिक संरक्षक नहीं था। वो इटली के सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक था और लियोनार्डो ने उस हत्यारे के चीफ जनरल इंजीनियर के रूप में काम किया। उन्होंने बर्ड्स आई व्यू मैप्स बनाए। हाँ, वो ज्यामिति का अद्भुत इस्तेमाल था। अद्भुत तो था, पर उसका नतीजा क्या हुआ? बोर्जिया की सेनाएं उन नक्शों का इस्तेमाल करके रातों रात यात्रा करती थीं और अचानक हमले करती थीं। यह एक व्यवहारिक व्यक्ति का काम है जो परिस्थितियों के अनुसार ढलना जानता हो, जो शक्तिशाली के साथ रहकर अपना वजूद बचाना जानता हो। आपकी ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। ये उनके जीवन का एक बहुत ही डार्क चैप्टर है। लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि बोर्जिया के साथ उनका ये जुड़ाव कैसे और क्यों समाप्त हुआ? तो उनका उस क्रूर दुनिया से पूरी तरह मोह भंग हो गया। उन्होंने अपने नोट्स में लिखा कि इंसान जानवरों से भी बदतर है। इसके तुरंत बाद उन्होंने वो मोटी पगार और दरबार छोड़ दिया। और फिर वे कहाँ गए? वे दरबारों की राजनीति छोड़कर जीवन और मृत्यु के रहस्यों की ओर मुड़ गए। उन्होंने फ्लोरेंस के एक अस्पताल में शवों का विच्छेदन शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए, मोमबत्ती की मध्यम रोशनी, कोई रेफ्रिजरेशन नहीं, और वे एक 100 वर्षीय मृत व्यक्ति के शरीर को चीर कर देख रहे थे। अच्छा, वो आदमी जो शांति से बात करते करते मर गया था? हाँ, वे जानना चाहते थे कि कोई बिना बीमारी के इतनी शांति से कैसे मर सकता है। और वहां उन्होंने एथेरोस्क्लेरोसिस की खोज की, धमनियों का सिकुड़ना, और उन्होंने इसे पृथ्वी की यांत्रिकी से जोड़ा, जैसे नदी में समय के साथ गाद जमा हो जाती है। अरे वाह, ये तुलना बहुत शानदार है। राइट। और ठीक इसी दौर में वे मोनालिसा पर भी काम कर रहे थे। उन्होंने वहां स्फुमाटो तकनीक का इस्तेमाल किया। हाँ, जहाँ रंगों को धुंधला किया जाता है, चेहरे पर कोई कठोर रेखा नहीं होती। बिल्कुल, ये उनके एनाटॉमी और ऑप्टिक्स के ज्ञान का निचोड़ था। उन्होंने वो पेंटिंग कभी बेची नहीं, जीवन भर अपने साथ रखी। यह सब साबित करता है कि उनका असली सफर राजाओं के दरबार से दूर था। मैं ये नहीं नकार रही कि उनके भीतर एक गहरे दार्शनिक की आत्मा थी। आपकी वो नदियों की गाद वाली एनालॉजी बहुत सटीक है, लेकिन हमें जमीनी हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। कैसी हकीकत? यही कि इन सभी तथाकथित स्वतंत्र प्रयोगों के लिए भी भारी धन, स्थान और संरक्षण की आवश्यकता थी। उनके जीवन के अंतिम वर्ष इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब उनका दायां हाथ कमजोर हो गया तो उन्होंने क्या किया? वे फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम के पास चले गए। पर फ्रांस में उन्होंने कोई युद्ध की मशीनें तो नहीं बनाई? मशीनें नहीं बनाई, लेकिन वे वहां राजा के दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए थे, राजा की महानता का प्रतीक बनने के लिए। ये उनके उसी सर्वाइवल कोड का अंतिम पड़ाव था कि चाहे आप कितने भी बड़े जीनियस हों, इस निर्दयी दुनिया में आपको हमेशा एक शक्तिशाली संरक्षक की आवश्यकता होती है। मैं कहूंगा कि वे वहां सिर्फ अपने 15,000 पन्नों के बिखरे हुए नोट्स को व्यवस्थित कर रहे थे। वे राजा के लिए काम नहीं कर रहे थे, वे अपने खुद के दिमाग के लिए काम कर रहे थे। उनका शरीर भले ही राजमहल में था, लेकिन उनका विद्रोही दिमाग अभी भी पक्षियों की उड़ान और इंसान के अस्तित्व में उलझा हुआ था।
खैर, हमारी इस शानदार चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए अगर मैं अपने दृष्टिकोण को संक्षेप में रखूं तो मुझे यही लगता है कि लियोनार्डो की कहानी महज एक शांत जीनियस की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने अवैध जन्म और सामाजिक सीमाओं को अपनी ताकत बनाया। उनके हथियार, उनकी इंजीनियरिंग एक खूनी दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के अचूक साधन थे। और मैं निष्कर्ष के रूप में यही कहूंगा कि बाहरी संघर्षों की भूमिका थी, लेकिन अंततः लियोनार्डो एक ऐसे मस्तिष्क के धनी थे जो अपनी ही अंतहीन जिज्ञासाओं का गुलाम था। पानी की लहरों का गणित और एक 100 साल के इंसान के दिल की धड़कन का विज्ञान उनके लिए किसी भी राजनीतिक सत्ता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये स्पष्ट है कि हम दोनों इस बात पर गहराई से सहमत हैं कि लियोनार्डो की प्रायोगिक ज्ञान या एक्सपीरियंशियल नॉलेज पर निर्भरता नहीं उन्हें अपने समय से सदियों आगे कर दिया। स्रोत सामग्री में अभी भी उनके विचार प्रक्रिया के कई ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन्हें समझा जा सकता है। बिल्कुल, उनके बनाए नोट्स आज 500 साल बाद भी हमें हैरान करते हैं कि एक इंसान इतना सब कैसे देख और समझ सकता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, इतिहास हमेशा किसी साफ सुथरे म्यूजियम की तरह नहीं होता। स्रोत सामग्री में लियोनार्डो का जीवन एक अद्भुत अध्ययन है। क्या असाधारण महानता बाहरी दुनिया की कठोरताओं, सत्ता की लालसा और खुद को साबित करने की जिद से उत्पन्न होती है, या फिर ये इंसान के भीतर पल रहे असीमित जुनूनी सत्य की खोज से पैदा होती है? बिल्कुल, ये एक ऐसा गहरा प्रश्न है जिसका उत्तर स्रोत सामग्री को देखते हुए आपको खुद तलाशना होगा। धन्यवाद।